हेलो स्टूडेंट्स, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके लिए क्लास 10th के पेंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर लेके आया हूं और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इनको जल्दी से अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज करना शुरू कर दें। तो चलिए देर न करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे एग्जाम में आने के उनके पूरे पूरे चांसेस हैं, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सभी क्वेश्चनों को मैंने अच्छे से लिखा है और उनके आंसर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिए हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा अजंता की गुफाओं में चित्रकारी। अभी एक लाइक है, हेडिंग की तरह दे दिया है मैंने। अब अजंता की गुफाओं की चित्रकारी के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा किया जाए एग्जाम में, तो आप इसको जवाब यही देंगे। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है फॉर कि अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं, अजंता की गुफा की चित्रकारी को आप एक्सप्लेन करें, अजंता की चित्रकारी की विशेषताएं बताएं, अजंता की चित्रकारी के बारे में एक्सप्लेन या विस्तार से लिखें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारे अजंता की गुफाओं में चित्रकारी, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये मैंने एक हेडिंग टाइप का लिख दिया है और हेडिंग टाइप का मतलब है कि इससे संबंधित आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, सबका आंसर आपको यही देना है। जैसे ही अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की विशेषताएं बताइए, आप उससे क्या समझते हैं, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी के बारे में आप विस्तार से लिखें। इस तरीके कई क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको इसका केवल यही आंसर देना है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा यह है और आंसर इसका हमारा, अजंता की गुफाओं में आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का प्रयोग करके दर्शाया गया था। अजंता की गुफाओं में चित्र में लाल रंग की प्रचुरता है, किंतु नीले रंग की अनुपस्थिति है। इसमें नीला रंग बिल्कुल यूज नहीं किया है, ज्यादातर जो यूज किया गया वो लाल रंग यूज किया गया है। इन चित्रों में सामान्यता बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें जो चित्रकारियां बनाई गई हैं, तो उनसे पता चलता है कि ज्यादातर किस तरह की कहानियां हैं। जैसे बुद्ध जी की कहानी हो गई, जातक की कहानियों को इसमें प्रदर्शित किया गया है कि किस तरीके से उनको बताया गया है। ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजंता चित्र शैली की प्रमुख विशेषता बताइए। अब इसकी जो चित्र शैली है उसकी कौन कौन सी विशेषता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी, जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये बात और कहना चाहूंगा कि आप जिन भी क्वेश्चन का आंसर देंगे वो आपको नीले पेन से देने हैं और हेडिंग को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। आगे कोई भी हेडिंग होएगी वो मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। हेडिंग लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है और ब्लैक पेन से लिखना है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन देनी है आपको क्वेश्चन की, वो आपको ब्लू पेन से देनी है। तो चलिए देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा अजंता चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये इसका दे रखा है कि अजंता के चित्रों में शांति, करुणा, उल्लास, स्थिरता, सौहार्द, भक्ति, विनय और विलक्षणता आदि भावनाओं को उत्कृष्ट प्रस्तुत भाव प्रवणता की प्रवणता ही अजंता चित्रकारी की जो चित्रकला है उसकी आत्मा रहा है। अजंता के चित्र में सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उनमें गांव के समान एवं शांति जीवन के साथ साथ नगर के कोलाहलपूर्ण जो कोलाहलपूर्ण जीवन का भी कोलाहलपूर्ण जीवन का भी चित्रण बड़े सजीव या संजीवित ढंग से किया गया है। अजंता के चित्रों में रेखाएं संतुलित हैं, जिनमें चित्रकारी की कुशलता प्रदर्शित होती है। अजंता के चित्रों में रंगों का संयोजन अति प्राकृतिक ढंग से किया गया है। इन चित्रों में गेहुआ, रामराज, हरा, काजल, नीला और चूने के रंग का विशेष प्रयोग किया गया है। ये कवि में जितने भी चित्र बनाए गए हैं सभी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है। अजंता के चित्रों में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। अजंता के चित्रों में नारी को आदर्श रूप में दर्शाया गया है। इसमें भारतीय परंपरा के अनुसार नारी का ऊंचा स्थान दिया जाता है, दिया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप हैं।
जितनी भी अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें ज़्यादातर बुद्ध से ही संबंधित है, जो उनकी चित्रकारी है उसमें इनका काफ़ी देखने को मिलता है। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न हमारा है कांथा साड़ी का वर्णन कीजिए। ये कांथा साड़ी क्या है, के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। कांथा ने कांता भी लिखा और कंता बांग्लादेश और भारत में पूर्वी क्षेत्रों में एक प्रकार का कढ़ाई शिल्प है। विशेष रूप से भारतीय राज्यों पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और में उड़ीसा में पुरानी साड़ियों को एक दूसरे पर ढेर कर दिया जाता है और कुशन का पतला तो दुपट्टा बनाने के लिए हाथ से सिलाई की जाती है। तो ये काफ़ी प्रचलित और काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण जो है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टारी नाइट चित्र का वर्णन करें। स्टारी नाइट चित्र जो काफ़ी अद्भुत और अट्रैक्टिव लगता है, जैसे लगता है कि पूरे आकाश में एक आकाश गंगा की तरह ये सभी जो ग्रह घूम रहे हैं और पूरा आसमान चमकीला चमकदार दिखाई देता है। तो इसमें जो कलाकार है उसने काफ़ी अच्छे ढंग से रंगों का और काफ़ी हर चीज़ का विशेष ध्यान रखा है, बड़ी बारीकी से इसको बनाया है। रात्रि का इसमें चित्र बताया गया है और देखिए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कितना सुंदर अद्भुत से बनाया गया है। ये देखिए वाटर लिली नामक चित्र का वर्णन करो। तो वाटर लिली क्या है? वाटर लिली एक प्रकार के जो फूल होता है, पुष्प होता है जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए हम इसका देखते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसमें बैंगनी, सफेद और नीले रंगों की छाया को ऐसा सामंजस्य प्रस्तुत किया है जिससे मॉडल की आकृति प्रचलित वस्त्रों में सजी लगती है। से जीवन को झिलमिलाहट का एहसास होता है। उनके कला चित्रों में कोमलता, सामान्य और संतुलन का सामंजस्य होता है। ये काफी अद्भुत और सुंदर लग रहा है। देखिए किस तरीके से कितना अच्छा पेंटिंग बनाया गया है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँ कि सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी क्वेश्चनों को आप रिवाइज करें। किसी भी क्वेश्चन या आंसर को स्किप ना करें, छोड़े नहीं, क्योंकि एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो अब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इस बात का आपको अब विशेष ध्यान रखना है और सभी क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सभी के पॉइंट्स आएंगे और पॉइंट्स को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है और उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आप। और आंसर जो आपका देंगे, इसके पॉइंट का जो आंसर दे रहे हैं वो आपको ब्लू पेन से करना। तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है, इसमें दे रखा है सजावटी तिलेस बटन। तो सजावटी बटन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक है। इन्हें 2000 ईसा पूर्व में एक पोल में बनाया गया था। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। बावड़ी की उत्पत्ति। बावड़ी सबसे पहले पाकिस्तान में प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थानों में से एक मोहनजोदड़ो और भारत के धोलावीरा में मिली थी। इन जगहों पर सबसे पहले उनकी से साबुत मौजूदगी के सबूत देखने को मिलते हैं और उसकी पुष्टि भी हुई है। का थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, शासक का आविष्कार। सिंधु घाटी सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व में तानाशाह का आविष्कार हुआ था या हो गया था। उस समय तो क्या जाता है, वे हाथी दांत से बने होते थे जो उस समय से आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये देखिए इसका
फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम लोग, दुनिया में सबसे स्थापित शहरी स्वच्छता तंत्र का प्रदर्शन। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख शहरों हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदारो में हाल ही में दुनिया की पहली शहरी स्वच्छता प्रणाली का प्रदर्शन किया गया था। इसका पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग, अच्छी तरह से संचलित आवास और रहने वाले क्षेत्र की शुरुआत। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान आवास और रहने वाले क्षेत्रों को एक अच्छी तरह से संचलित तरीके से बनाया गया था। इमारतों के लिए उन्होंने एक समान आकार की पक्की हुई ईंटें, जो पकी हुई जो भट्टे में पकाई जाती हैं, वो ईंटें और चूने का इस्तेमाल किया गया था। उनको चूने से जोड़कर जो मकान या महल बनाए जाते थे उस समय की बात है। तो उसमें चूने का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था और ईंटों को पहले बनाकर पका लिया जाता था, जैसे कि आजकल भट्टों पर होता है उसी प्रकार से। स्टील और एक्सचेंज का नवाचार। सिंधु घाटी सभ्यता में आविष्कार मोहरों की नक्काशी और व्यापार उत्पाद थे। सातवां पॉइंट इसको, सामान्य सामग्री और देवताओं का निर्माण। पृथ्वी देव, नाग देवता, शिवलिंग, पशुपति, सूर्य देव और कुछ पेड़ों सहित विभिन्न दिव्य प्राणियों को दिव्य प्राणी के रूप में सम्मानित किया गया था। इन्हें देवताओं की पूजा करने का अर्थ होगा कि वे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। चलिए आठवां पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं, कलाकृतियों की खोज। ईंटों में कुछ प्राचीन आकृतियां भी थी जो जटिल कलात्मक चिन्हों के साथ साबुन के पत्थर से बनी थी। का नौवां पॉइंट देखते हैं, खाना पकाने के विविध तरीकों की खोज। सिंधु घाटी सभ्यता खाना पकाने के विभिन्न तरीकों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं, जौ, तिल, मटर और अन्य दालें जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के साथ इन्हें पकाने के लिए खाना पकाने की तकनीक की खोज करना महत्वपूर्ण माना गया था कि, और ये भी इसी की देन है। सिंधु घाटी ही खाना को कैसे पकाते हैं, किस तरीके क्या क्या हमें खाना चाहिए, उसका किस तरीके से पकाना सही है, इस तरह की सारी बातें सिंधु घाटी में पहले से ही वो उसका आविष्कार हो चुका था। मानवीकृत वजन आविष्कार। तो मानवीकृत वजन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रमुख शहरों में से एक हड़प्पा में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ। अब देखिए सिंधु घाटी का जो तो उसका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे कैसे उसमें चेंजिंग्स हुई, इस तरह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट अदर एक क्वेश्चन आता है या क्रिएट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या कारण थे, किस तरीके से हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, आप क्या समझते हैं। तो ऐसी काफी बातें आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन अलग हो सकता है पर सबका आंसर सेम हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित हैं। मतलब उसका सही सही पता नहीं लगाया जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, क्या कारण रहे। मतलब अब जो बातें हैं वो अफवाह है। देखते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि एंडो यूरोपियन जनजातियां जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। एक कारण ये भी है। सेकंड बता रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो सांस्कृतिक या संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व देख पाए गए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी, उसके कुछ और भी कारण रहे होंगे। तो कहते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो कुछ ऐसे सभ्यता या उसका अस्तित्व बढ़ जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। युद्ध तो हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गई, पर कारण उसका सफलता का ये नहीं था, पतन का ये नहीं था। उसका जो पतन हुआ, सॉरी,
तो देखते हैं हम लोग दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्विक सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं कि प्राकृतिक कारण से उसका अंत हुआ है का पतन हुआ है। प्राकृतिक कारण भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण उन्होंने दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब जो पतन हुए हैं किस तरीके से उसका पतन हुआ है। इनमें कई पॉइंट दिए गए हैं, देखिए दिया गया है तो आप उसको ऐसे नोट डाउन कर लें। और नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। मौर्य युगीन कला के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। मौर्य कला मौर्य साम्राज्य चौथी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की अवधि के दौरान निर्मित कलाओं को शामिल करती है जो कि अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीपों पर शासन करने वाले पहला साम्राज्य था। यह लकड़ी के उपयोग से पत्थर तक भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मौर्य राजाएं विशेषकर अशोक द्वारा संरक्षित एक शाही कला थी। स्तंभ, स्तूप, गुफाएं इसमें सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। हालांकि हम मैग्नेस्थीज के विवरणों के आधार पर इस क्षेत्र में मौर्य क्षमता के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। दुर्भाग्य से आज तक कोई उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कई सदियां बाद अजंता की गुफाओं के चित्र जो भारतीय चित्रकला की सबसे पुरानी महत्वपूर्ण संस्था है दिखाते हैं कि एक अच्छी तरह से विकसित परंपरा थी जो मौर्य काल तक अच्छी तरह से फैल सकती थी या फैल सकती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लें, देख लें और अच्छे से आप इसको अपने नोटबुक में या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और एक बात जो अहम है, मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन हो, साफ हो, जिससे कि एग्जामर को जो एग्जाम में आपका पेपर चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौर्य युगीन मूर्ति कला की क्या विशेषता रही है? तो जो मौर्य था, हमारा मौर्य काल था, प्रश्न है मौर्य युगीन मूर्ति कला की क्या विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर दे रखा है। मौर्य युगीन कला की विशेषताएं मौर्य कालीन कला के अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। मौर्य कालीन कला भाव प्रकाशन में सर्वथा सर्वथ है। यह इस कला का सर्वोच्च गुण है। नंबर 2, ठोस पाषाण स्तंभों में मौर्य युगीन सादे स्तंभ शीर्ष पर कलापूर्ण और पशुपूर्ण मूर्तियों एवं उल्टा कमल मनमोहक लगता है। तो ऐसी बहुत सी आकृतियां, बहुत सी चित्रकारी देखने को मिलती है और इसमें काफी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया है, कुषाणों का क्या योगदान है? यह था प्रश्न हमारा जो है कुछ शाह तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कुषाणों का क्या योगदान था। तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से देगा, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, इसको रिवाइज भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है, गुप्तकालीन चित्रों की क्या विशेषता रही है? गुप्तकालीन चित्र से आप क्या समझते हैं? गुप्तकालीन चित्र क्या होते हैं, आप इसके बारे में क्या समझते हैं, विस्तार से समझें। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में वो पूछ सकता है। तो इसके देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और पॉइंट्स को आपको जैसा कि मैंने पहले भी समझा रखा है कि सभी पॉइंट्स को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है और हो सके तो उसको हाईलाइट भी कर दो। हाईलाइटर जो पेन आते हैं ना, स्केच कलर के टाइप के आते हैं, उनको आप इससे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इसका जो पहला है वो दे रखा है अज्ञात कलाकार। इसमें सुंदर चित्रों के निर्माताओं ने अपना नाम कहीं नहीं लिखा।
कलाकारों का गुमनाम होना इस कला की एक प्रमुख विशेषता है। मतलब जिन्होंने ये चित्रकारी की है, चित्र बनाए हैं, पर किसी भी कलाकार ने अपना नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अज्ञात कलाकार। जब हमने उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा कि किसने चित्रकारी बनाई है, चित्र बनाया है, तो हम कैसे पता चलेगा? तो इसलिए इसका बताया गया कि अज्ञात कलाकार। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दे रखा है वो भी इसी का ही पॉइंट है, और जो काफी महत्वपूर्ण है, भाभा विभज्यता। ये गुप्तकालीन चित्रों में सबसे बड़ी विशेषता उनकी भाभा विभज्यता है। प्रत्येक वस्तु को व्यक्ति की स्थिति और मुद्रा, अभिष्ट भावों को प्रबल रूप से प्रकट करने के लिए बनाई गई है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स हैं, इनको हमें डिस्कस भी करना है। अलश्री लगता का अभाव। तो इसमें बताया गया है कि ये इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, धार्मिकता और धर्मनिरपेक्षता। ये भी उसका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अधिकांश चित्र बौद्ध जातकों की कथाओं को प्रस्तुत करते हैं, उनकी कहानियों के बारे में बताते हैं। उनमें धार्मिक भावना प्रबंध है, ये प्रधान मानी गई है, उनको मूल मानी गई है, अहम मानी गई है। फिर भी उसे इस ढंग से प्रकट किया गया है कि कला धर्मनिरपेक्ष जान पड़ती है। तो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आप अच्छे से इसको नोट कर लें, रिवाइज करें। सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। विषयों की विविधता। अजंता के चित्रों में विषय इतने विभिन्न या विविध हैं, अलग हैं, कि ऐसा लगता है कि इन कलाकारों ने मानव जीवन के किसी भी पक्ष को अछूता नहीं छोड़ा है। विभिन्न प्रकार के नर नारी, राग वैराग्य, विविध मानव व्यवहार तथा जीव जंतु इसमें चित्रित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दे रखा हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, इसके बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी उड़ीसा में पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, सत्यापत्य, मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी देख लीजिए। आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन करें। इसके पॉइंट दिए गए हैं और किस तरीके से बताया गया है कि इस मंदिर में कि सूर्य मंदिर है और दोनों तरफ 12 पहिए, दो पंक्तियां बनाई गई हैं। लोगों का मत है कि 24 पहिए, 24 जो पहिए दिन के 24 घंटे का प्रतीक है, जबकि अन्य का कहना है कि 12 अश्वों, जो अश्व यानी घोड़े हैं, वो दो कतारों में दो 12 वर्ष के माह के प्रतीक मानता है। 7 घोड़े का 7 सप्ताह के दिनों का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके की बातें उसमें कही गई हैं और सबके मत अलग अलग हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सभी अच्छे से आप रिवाइज कर लें, अच्छे से कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। होयसल कला की मूर्तियों की मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही हैं, बताइए। उनकी विशेषताएं क्या हैं, एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछेगा वो। तो बेलूर, बेलूर में किस तरीके से रहे हैं, और वीर नारायण मंदिर कहाँ है, किस तरह इसके बारे में बताया गया है। इस तरीके ये उसके सभी के पॉइंट्स हैं। हलेबीडु दे रखा है, देखिए ये भी उसी का एक पॉइंट है। पहले हलेबीडु को द्वार समुद्र कहा जाता था, और यहाँ एक तीर्थ स्थान राजा विष्णुवर्धन और दूसरा उनकी रानी शांतला को समर्पित है। कल्याणकारी टैंक राजा नरसिंह के शासनकाल के दौरान एक शिव के मंदिर के लिए बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवाइज करें और नोट कर लें, और इससे काफी हेल्प मिलने वाली है आपको एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और उसको डिस्कस करते हैं।
कांथा सिलाई पर एक नोट लिखिए। कांथा सिलाई क्या होती है, किस तरीके से उसको हम लोग करते हैं, उसके बारे में एक हमें एक्सप्लेनेशन देनी है। कांथा कढ़ाई एक साथ सिले हुए पुराने कपड़ों की परतों, पारंपरिक रूप से पुराने सफेद सूती साड़ियाँ पर की जाती है। यह कढ़ाई विभिन्न रंगों के धागों का प्रयोग करके सादे या कड़ीदार टंके लगाकर की जाती है। फूल, पक्षी, पशु इत्यादि से प्रेरित रूपांतर बनाए जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फुलकारी शैली के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो फुलकारी एक तरह का कढ़ाई होती है जो चुनरी या दुपट्टे पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब है फूलों की कलाकारी। इस कढ़ाई का जन्म प्राचीन भारत, अब पाकिस्तान में हुआ था, जिसमें बेहद कुशल कारीगरों की जरूरत होती है। फूलों के अच्छी तरह से इसमें यूज किया गया है, तो बहुत अच्छे ढंग से, परफेक्ट ढंग से इसको इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मोनासिला पेंटिंग का वर्णन कीजिए। मोनासिला पेंटिंग क्या होती है, इसका क्या मतलब, ये कब बनी थी, इस तरीके के क्वेश्चन इसको इस तरीके से हमसे पूछा गया, तो उसको मैंने उसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। मोनासिला को 16वीं शताब्दी में पहाड़ी लकड़ी पर तेलीय माध्यम से बनाया गया था। यह चित्र एक महिला का है। इसके चेहरे पर एक ऐसी रहस्यात्मक मुस्कुराहट है, मानो वह दर्शन का स्वागत कर रही है। वो दर्शक जो होते हैं उनका एक स्वागत हो रहा है, इस तरीके से इसमें प्रतीत हो रहा है, उससे महसूस होता है। और ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा भी है, आप उसको अच्छे से देख लें और कंप्लीट कर लें इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रियता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये क्वेश्चन जो आया है, प्रियता पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है कि क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, किस या इससे आप क्या समझते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमसे वो पूछता है। तो यह एक लोकप्रिय कारीगरी यीशु के शरीर को उनकी मां मैरी को गोद में सूली पर चढ़ाए जाने के बाद दर्शाती है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह प्रकृतिवाद के साथ पुरानी शैली को पॉलिश के पुनः जागरण मानकों को संयोजित करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो जरूर पूछेगा। द नाइट वॉच नामक चित्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर लें। और देखिए इसका आंसर भी मैंने सरल और सहज भाषा में दिया है, जो आप आसानी से और इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीनस का जन्म में वीनस को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए इसका आंसर भी हमने इस प्रकार से दिया जिस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप इन सभी को अच्छे से याद कर लें, रिवाइज कर लें। वाटर लिली नामक चित्र का वर्णन कीजिए। वाटर लिली क्या होता है, हमने ऊपर भी इसका डिस्कस किया है। तो वाटर लिली चित्र काफी लुभावना और काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर लिली को हिंदी में कुमुद भी कहा जाता है। वाटर लिली एक प्रकार का फूल है जिसके पत्ते और पंखुड़ियां बड़े होती हैं। यह फूल नदी की सतह पर तैरता है। इसकी जो पत्तियां हैं किनारे से कटी फटी या कटी कटी सी होती हैं, जो कि इन्हें नुकीली सी बना देती है। जैसे उसके किनारे नुकीले होते हैं ना, उस टाइप का बना देता है। वाटर लिली कई रंगों के होते हैं, जिनमें से गुलाबी जो होता है और सफेद और बैंगनी, वो बहुत आसानी से आपको देखा जा सकता है, आपको आसानी से दिख जाएगा। वाटर लिली की जड़ी पानी में भीतर अव्यवस्थित होती है, जबकि पंक्ति और पुष्प जल के स्थल पर तैरते रहते हैं। और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमूर्त कला पर एक
संक्षिप्त में नोट लिखिए या टिप्पणी कीजिए या टिप्पणी लिखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सार कला आधुनिक कला है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया की छवियों को प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इनमें रंग, रेखाएं और आकार होते हैं, लेकिन वे वस्तुओं अथवा जीवन या जीवित चीजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभिप्रेत नहीं है। अक्सर कलाकार विचारों और दर्शन से प्रभावित होते हैं। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये। चित्रकला और मूर्तिकला में अमूर्त कला पाई जाती है। दोनों के कई कार्य भी होते हैं जो आंशिक रूप से अमूर्त हैं और आंशिक रूप से प्रतिनिधित्वात्मक हैं, और कई कलाकार ऐसे हैं जो अमूर्त को अन्य प्रकार के आधुनिक कला में काम करते हैं। तो ये काफी सुलझा और विस्तृत कला रही है। विशुद्ध रूप से अमूर्त कला 20वीं शताब्दी का आविष्कार है। यह आधुनिक कला के पहले के रूप को विकसित हुआ, लेकिन शायद यह एक ऐसा आंदोलन है जो बिल्कुल आधुनिक है, यानी कि आज के हिसाब से है। पहले की कला में इसकी कोई जड़ें नहीं है, बट आज तो काफी ये प्रचलित देखा जा सकता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हैं। महाबलीपुरम में हम क्या देखते हैं, या उसमें क्या रहन सहन है, वहाँ की कला क्या है, संस्कृति क्या है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वहाँ पर क्या क्या है, किस तरीके के मंदिर हैं। तो मंदिरों के बारे में काफी इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है। महाबलीपुरम एक ऐसा स्थान है जो अपने मंदिरों और स्मारकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध शोर मंदिर, इसमें से एक परिसर में बने 3 मंदिर हैं। इनका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था, और एक एक और प्रसिद्ध मंदिर मंचरथ है, जो काफी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फुलकारी का क्या अर्थ है, यह किस राज्य में या किस राज्य से संबंधित है। फुलकारी यानी पंजाबी, पंजाब की लोक कढ़ाई को फुलकारी का अर्थ है फूलों का काम। डिजाइनों में इन डिजाइनों में न केवल फूल शामिल हैं, बल्कि रूपांकनों और ज्यामितीय आकृतियों का भी शामिल किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, घनवाद नाम से आप क्या समझते हैं। घनवाद चित्रकला एक एवं मूर्ति कला की एक ऐसी शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में आरंभ हुई और 20वीं सदी के प्रारंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। सेंजा धनवाद का पुनर्गामी नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति के प्रत्येक वस्तु को बेलन या गोलक ही समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखना कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास काघोरा नदी के पास बृहदी वर्ण या पर्वतमाला पश्चिमी घाट में गुफाओं को एक श्रृंखला के रूप में स्थित है, और बताया गया कि किस तरीके से कितनी दूरी पर स्थित है, कहाँ पर है, इस तरह की बातें उसमें सारी बताई गई हैं। अजंता की गुफाओं का इतिहास क्या है। अजंता की गुफा के बारे में आप क्या जानते हैं। अजंता की गुफा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वो हो सकता है। तो अजंता की गुफा मुख्य रूप से बौद्ध गुफा है। इसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद काकाटक जो शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी के समय में
हुआ था और हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके तो आंसर हम दे चुके हैं और ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूँगा कि आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करें, याद करें और सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अटेंड करने हैं। आई होप जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे वो सबको आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप जल्दी से आप इनको अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और रिवाइज़ कर लें और एग्ज़ाम से 2 या 3 घंटे पहले एक बार फिर ऐसे ही हल्का-हल्का पढ़ लें, तो इससे क्या आपके पॉइंट आपके माइंड में रहेंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले मोस्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, जय भारत, जय हिंद।